हमारा कल का दिन गया है, ये उस दिन की कैंडल है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, बट अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये रिजेक्शन, हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं वी आर एट वॉर, और जब भी कोई कंट्री किसी वॉर में इंक्लूड होती है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके इकोनॉमी पे दिखता ही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो आइए हम देखते हैं निफ्टी का वीकली मार्केट एनालिसिस अंडर ऑपरेशन सिंदूर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि पास्ट टाइम पे जब जब भी ऐसा कुछ अटैक हुआ है या इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट आया हमारे मार्केट पे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें और यहाँ पे देखें कारगिल युद्ध, ठीक है। तो कारगिल युद्ध जो कि स्टार्ट हुआ था 3 मई 1999 को, ठीक है। तो जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसके आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, इस युद्ध के स्टार्ट होने के 1 महीने के बाद जो निफ्टी थी 16% का अप मूव हमें मिला, और अगर हम 3 मंथ की बात करें तो 34% एंड 6 मंथ की बात करें तो 31%। वॉर का इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं कि 3 मंथ या 6 मंथ तक या 1 ईयर तक हम देख सकते हैं, बट अदर देन जो अटैक्स हुए इंडिया पे, ठीक है, तो वो अटैक्स सच में तो मीन्स कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और बहुत बड़े थे, बट फाइनेंशियली उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे नहीं पड़ा। तो आइए हम उसको भी देखते हैं। तो सेकंड अटैक जो मीन्स हुआ पार्लियामेंट अटैक, जो कि हुआ था 2001 में 13 दिसंबर को। उस टाइम पे क्या हुआ कि मार्केट पे 1 मंथ में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आया, जो भी इम्पैक्ट थे, जो भी डाउनफॉल आया था वो ऑलमोस्ट रिकवर होके -0.8% का सिर्फ डाउनफॉल रहा था फर्स्ट मंथ में। आफ्टर 3 मंथ 5% अप था, ओके। देन आफ्टर मुंबई अटैक जो 26/11 का अटैक था 2008 में, जब पूरा वर्ल्ड एक क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, उस टाइम पर भी इस अटैक के बाद इंडियन मार्केट ने 3%, ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न हमें दिया। उसके बाद उरी एंड सर्जिकल स्ट्राइक, जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसके 1 मंथ के बाद -1.2%, 3 मंथ के बाद -7.3% एंड देन आफ्टर 4%। तो अगर हम यहाँ पे पूरा लिस्ट देखें, ठीक है, ये लास्ट अटैक को भी डिस्कस कर लेते हैं, पुलवामा एंड बालाकोट। तो जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, उसके 1 मंथ के बाद 6% एंड देन आफ्टर 3 मंथ के बाद 3.8% का हमें अपमूव मिला निफ्टी में, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बोला था, अगर हम ये पूरा जितना भी कुछ है इसको कलेक्टिवली देखें तो हमें दिखा सिर्फ एक बार। वो कब हुआ? वो हुआ सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे कि मार्केट आफ्टर 1 मंथ अपने जो मीन्स भी करंट मार्केट प्राइस था उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर डेट पे, वहां से 1.2% तक ड्रॉप हुई। अदरवाइज मार्केट फुली अप रही और अच्छा रिटर्न मार्केट ने दिया उस शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो आइए इसको हम चार्ट पे देखते हैं ताकि हम इसे और बेटर तरीके से समझ सकें। तो ये चार्ट है 1999 का, कारगिल युद्ध के टाइम का। तो ये वो डेट है और वो दिन जिस दिन ये युद्ध स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया, ये ड्रॉप नहीं किया है, ओके। देन आफ्टर अगर हम अब सेकंड उस पे आते हैं, देखते हैं, तो ये रहा हमारा दिसंबर 2001 का पार्लियामेंट अटैक, ठीक है। तो इस अटैक के बाद भी अगर हम बात करें, सॉरी, ठीक, ये पार्लियामेंट अटैक ये हुआ 13 दिसंबर, ठीक है। तो इस अटैक की अगर हम बात करें तो ये मार्केट ड्रॉप हुआ, बट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 मंथ में मार्केट उसी प्राइस के आसपास वापस से आ गया, यानी एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल गई, ठीक है। इस ड्रॉप के बाद एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल गई। इसमें भी तो कुछ खास इंपैक्ट नहीं देखने मिला। उसके बाद मुंबई अटैक जब पूरा वर्ल्ड ग्लोबल क्राइसिस से जूझ रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, उस टाइम पे अगर आप देखो कि ये मार्केट ये पर्टिकुलर दिन है और ये साइडवेज मूव निफ्टी का, इस कंडीशन में भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न हमें निकाल करके दिया है। तो ये भी पॉजिटिव ही है हमारे लिए। अब फिर सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे, अब ये सितंबर का मंथ है, ठीक है, और यही जितने भी सिनेरियोज हमने डिस्कस किए उसमें एक सिर्फ यही सिनेरियो है कि जिसमें ये ड्रॉप हमें देखने को मिला।
मे भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट बिल्कुल टॉप आउट हो चुका था और ये फॉल इस स्ट्राइक के पहले ही इसमें आ चुका था और उसके बाद देन आफ्टर पैनिक क्रिएट हुआ और फर्दर फॉल मिला। तो इसको एक आइडियल कंडीशन मीन्स हम नहीं ले सकते कि इसी के बेसिस पे हम सारे एनालिसिस अपना करें। हाँ, ये कंडीशन थी, अदर फैक्टर्स भी थे जिसकी वजह से ये शार्प फॉल हमें देखने मिला। देन आफ्टर बालाकोट अटैक, उसमें भी आप देखो कि ये इम्पैक्ट जो चला तो हार्डली 3 से 4 दिन चला। देन आफ्टर ये बॉटम इसी अटैक के आसपास बना और निफ्टी ने वहां से नया एक हाई की तरफ चल पड़ा। तो ये ओवरऑल अब तक का जितने भी अटैक्स हुए हैं या वॉर हुए उसका सिनेरियो रहा। तो ये देख करके एक चीज तो साफ है कि ये अटैक और इस सिनेरियो में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अच्छे स्टॉक्स बाय करने की। कौन से स्टॉक्स बाय करने की, ये आपको बताएगा रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो सेबी के साइड से वही ऑथराइज्ड है आपको स्टॉक्स बताने के लिए। यहाँ पे हम जो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं उसको बिल्कुल भी बाय नहीं करें, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। हाँ, उसको हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीके और क्या चीज उसमें हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उसको जरूर नोट डाउन करें और उसी के बेसिस पे आप भी स्टॉक्स का एनालिसिस करें और मैच करें हमारे एनालिसिस से कि आपका एनालिसिस सही जा रहा है या कुछ रॉन्ग हो रहा है, ताकि आप स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी सिंप्लिसिटी के साथ सीख सके। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि अभी प्रेजेंटली निफ्टी के चार्ट पे क्या कुछ दिख रहा है और क्या कुछ चल रहा है। तो आपके सामने अभी ये निफ्टी का चार्ट ओपन है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये प्रेजेंट मींस जो लास्ट फ्राइडे हमारा कल का दिन गया है, ये उस दिन की कैंडल है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, बट अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये रिजेक्शन और देन ये दिख रही सॉलिड बॉडी, ठीक है। तो अगर हम इस कैंडल को समझे तो इसमें हाफ रिजेक्शन है और हाफ स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो इसके स्ट्रक्चर को फर्दर समझने के लिए कि ये ऐसे स्ट्रक्चर बना कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है या क्या राज है, तो आइए उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए हमें देखने पड़ेंगे निफ्टी के मोस्टली जो मेन इंडेक्स हैं या सेक्टर्स हैं उसको। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी बैंक पे। तो अगर आप निफ्टी बैंक यहाँ पे देखोगे, ओके, तो निफ्टी बैंक में एक चीज आपको देखने मिलेगी। अभी निफ्टी में और निफ्टी बैंक के चार्ट में डिफरेंस आप देखो क्या है। निफ्टी में हमें मिली इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये रिजेक्शन, देन आफ्टर उसके बाद एक सॉलिड बॉडी, ठीक है। बट यहाँ बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने मिल रहा है, हमें देखने मिल रहा है ग्रैवस्टोन डोजी का स्ट्रक्चर या इन्वर्टेड हैमर का स्ट्रक्चर, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है। एक छोटा सा लोअर शैडो और बड़ा सा अपर शैडो है, ठीक है। बॉडी साइज छोटा है, मींस की इसमें सेलिंग प्रेशर इसके कंपैरिजन में, मींस की निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब आइए आगे देखते हैं और क्या स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में। तो अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। अब फिन निफ्टी का भी चार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो फिन निफ्टी में भी ऑलमोस्ट उसी तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि बियरिश है। अब आते हैं हम आईटी में। अब देखिए यहाँ पे आईटी में जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, आईटी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आईटी में क्या आपको देखने मिल रहा है। आईटी में इंपॉर्टेंट चीज ये देखने मिल रही है कि यहाँ पे प्रीवियस यानी थर्सडे की क्लोजिंग थी इसकी, ठीक है। थर्सडे की क्लोजिंग के बाद जो फ्राइडे की ओपनिंग हुई वो गैप डाउन हुई। बट इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो है, जो अपने आप में सबसे मींस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और मार्केट ने जाकर के क्लोज कहाँ दिया, प्रीवियस क्लोज के आसपास। अगर आप देखोगे तो ये है प्रीवियस क्लोज और उसी के कहीं ना कहीं आसपास जाकर के मार्केट ने क्लोज दिया। इट मींस कि इतनी सारे नेगेटिव न्यूज और प्रेशर के बाद भी आईटी स्टॉक गैप डाउन तो हुए, बट वो गैप अपना पूरी ताकत से फिल करने का ट्राई किया और ऑलमोस्ट ऊपर ही जाकर के उन्होंने क्लोज दिया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, जो कि इस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश काउंटर अटैक, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं ऑटो सेक्टर पे, जो अभी तक थोड़ा वीक चल रहा था। इसमें वीकनेस आप देख सकते हो, बट यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि गैप डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा लो लगाया, देन आफ्टर वहां से एक शार्प अप मूव, मींस के बुलिशनेस कहीं ना कहीं है। मींस जो डाउन एक गैप डाउन आया था वहां पे बाइंग हमें दिखाई दे रही है।
फिर फार्मा पे आ जाते हैं, सेम स्ट्रक्चर फार्मा में भी है। फिर हम मेटल में आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर मेटल में भी है। एफएमसीजी में भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है। मीडिया तो आप जानते हो, ये तो सीजन हो गया मीडिया के लिए, और उसका बिल्कुल आप स्ट्रक्चर वाइज आप रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कितना स्ट्रांग है। देन रियलिटी और बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस, ये तीन सेक्टर ऐसे जो हमें नेगेटिव देखने मिले। ये हेल्थ केयर है, ये भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है, और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है जो कि पॉजिटिव, अगर आप देखोगे तो अपने प्रीवियस क्लोज के ऊपर जाके क्लोज दिया है। इट मीन्स कि ये और ज्यादा बुलिश है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस से निफ्टी पे। तो ये जो निफ्टी का रिजेक्शन आप देख रहे हो, उसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और रियलिटी। ठीक है, इन तीन सेक्टर्स के स्ट्रांगली नेगेटिव होने की वजह से, प्राइस में ड्रॉप होने की वजह से ये रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अदर सेक्टर्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो ये टाइम क्या है, अभी वॉर के सिचुएशन में जो सेक्टर सबसे कम अफेक्टेड होंगे वो कौन से हैं? एफएमसीजी सेक्टर है। चाहे वॉर हो या कुछ भी हो, इंसान ना तो खाना पीना छोड़ेगा, ना तो अपनी पर्सनल चीजें जो यूज करता है, पर्सनल प्रोडक्ट, पर्सनल केयर के, वो स्किप करेगा। इसके बाद फार्मा हो गया, कुछ भी हो जाए इंसान दवा लेगा ही लेगा। तो ये सारे पॉजिटिव सेक्टर है। तो आप ये कर सकते हो कि इस टाइम पे इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं, जो अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, जिनकी वैल्यूएशन सही है, जो टेक्निकली बाइंग के आसपास हैं, अपने डिमांड जोन के आसपास है, तो उनको आप देख सकते हो। इसके अलावा डिफेंस के भी स्टॉक्स आप देख सकते हो। तो निफ्टी का हम इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने आपसे डिस्कस किया था, तो हमने आपको बताया था कि ये एक लेवल है जो कि है 23,800 का, जो कि वर्क करेगा एज अ सपोर्ट। तो ये लेवल अभी भी ओपन है एज अ सपोर्ट, यही लेवल हमारे लिए वर्क करने वाला है। अब साइड में जो हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 24,200 एंड 500। इसको मैं यहाँ पे वापस से लिख दे रहा हूँ। जो रेजिस्टेंस रहने वाला है 24,200 टू 500, और जो सपोर्ट रहने वाला है वो 23,800 टू 500। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर 2000 रीच करके ऊपर जाता है तो अगला रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 24,500 पे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये एक होल नंबर, एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है, जब भी जो हमारा कंप्लीट नंबर होता है तो उसके आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, और वहां पे मार्केट कहीं ना कहीं अगर वो ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस फेस करता है, अगर डाउन आ रहा है तो सपोर्ट फेस करता है। इसके बाद सेम सिनेरियो डाउन साइड में है। 23,800 एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो ब्रीच होता है देन 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाएगा जो एज अ सपोर्ट काम करेगा निफ्टी के लिए। ठीक है, तो अब आइए हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में कि इस वीक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कौन से रहने वाले हैं। तो उसके लिए हमने कुछ स्टॉक्स लास्ट भी डिस्कस किए थे लास्ट वीक आपसे, तो उसका भी क्या परफॉर्मेंस रहा हम वो भी देखेंगे। ओके, तो लास्ट वीक हमने जो इंडिगो स्टॉक आपसे डिस्कस किया हुआ था बाय साइड के लिए, ठीक है, तो ये वो कैंडल थी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था और हमने बोला था कि ये अभी भी इसमें अपसाइड की जगह है और ये जा सकता है। तो आप देख सकते हो मंडे को इसने यहाँ पे हाई लगाया, देन उसके बाद जो वॉर की सिचुएशन में सारी सब कुछ आना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद ये कंटिन्यूअसली ड्रॉप कर रहा है। तो अब इसको हम नहीं फर्दर ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं, तो एविएशन इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये स्टॉक अब हमारी लिस्ट से बाहर हो चुका है, ऑलमोस्ट इसने अच्छा परफॉर्मेंस हमें करके दे दिया। देन उसके बाद VEDL भी हमने आपसे डिस्कस किया था, जिसमें इसमें भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इस लेवल पे मैंने डिस्कस किया था, और इसके बाद ये नियर अराउंड
1214 या 12 के आसपास, सॉरी 414 या 12 के आसपास था, और वहाँ से इसने 400 का लो भी लगा दिया, तो ऑलमोस्ट इसमें भी हमारा काम हो गया कंप्लीटली। तो ये भी हमारी लिस्ट से बाहर होता है। अब उसके बाद विप्रो में हमने जो डिस्कस किया था, इस ग्रीन कैंडल पे हमने डिस्कस किया था, और स्टिल हम इसको अभी भी अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे क्योंकि कैंडल का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम अभी भी रखेंगे। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था मुथूट फाइनेंस, जो कि हमने आपको बताया था कि हमारी एक स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पे हमने इसका सिलेक्शन यहाँ पे किया था, आप देख सकते हो इसको। तो इसका जो रेट था हमारे सिलेक्शन के टाइम पे वो भी देख लेते हैं। तो उस टाइम पे ये था नियर अराउंड 2177, ठीक है, 2177। और उसके बाद इसने हाई जो लगाया है ये नियर अराउंड आई थिंक 23,040 से 50 का रेंज होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो नियर अराउंड आपका 200 पॉइंट से ज़्यादा ही हमको मिला है इस पर टारगेट। तो ये स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया, अगर आप ये सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और उसके बाद ये वाला वीडियो जिसमें कि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि आप किस तरीके से इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो आप जा करके ज़रूर देख लो, ठीक है। ये वीडियो आप देखोगे इंट्राडे स्टॉक कैसे चुने, तो जो हमारे स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है, तरीका है, जो हम आपको रेगुलरली सिखा रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, वो आपको समझ आ जाएगा। तो आइए वापस आते हैं अपने वीडियो पे, मीन्स अपने टॉपिक पे। तो ये मुथूट फाइनेंस था। देन आफ्टर टाटा पावर में भी सेम सिनेरियो बना। यहाँ पे हमने इसको सेल के लिए फाइंड आउट किया था, जो कि लेवल था नियर अराउंड 380 के अप्रॉक्स, और देन आफ्टर उसने 360 के भी नीचे गया, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट मिल गया। इन द टर्म ऑफ परसेंटेज अगर बात करें तो 4 to 5% के अप्रॉक्स हमको इसमें भी रिटर्न मिल गया विद इन अ वीक। भारत फोर्ज भी हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था बहुत इनिशियल लेवल पे, क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस था, ठीक है, रेगुलर डाइवर्जेंस था, और अभी ये भी अच्छा चल रहा है। तो अभी भी ये भी हमारी लिस्ट में अभी है, इसमें फर्दर भी हम अपसाइड के लिए देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक आने वाला है उसमें से पहला स्टॉक है जेनटेक, ठीक है। इसको हमने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया है, जो मैंने यूट्यूब वीडियो का अभी आपको बताया, ये उसी बेसिस पे स्टॉक मैंने सेलेक्ट करके रखा है, जिसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इंट्राडे स्टॉक कैसे चुना इस टाइटल के साथ अपलोड करके रखा है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो वो जा करके वो वीडियो जरूर देखें। एक्सिस बैंक, क्योंकि आपने देखा कि बैंक निफ्टी में बियरिशनेस है, सेलिंग प्रेशर है, तो ये एक्सिस बैंक का भी जो स्टॉक सिलेक्शन हुआ, एक तो सेक्टर की वजह से, दूसरा ये हमारे उस इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी पे भी फिट बैठ रहा था, तो सेलिंग के लिए हमने इसको भी सेलेक्ट करके रखा है। इसमें अगर फर्दर मूव आता है नियर अराउंड 1147 के नीचे जाता है, तो इसमें बियरिशनेस हम देख सकते हैं, प्रेशर सेलिंग का देख सकते हैं। उसके बाद SBI लाइफ, तो SBI लाइफ भी रिलेटेड करता है फिन निफ्टी से, मींस फाइनेंस का ही स्टॉक है। इसमें भी सेम रीजन है, क्योंकि सेक्टर यही एक ऐसा नेगेटिव है, तो हमने इसलिए इस स्टॉक को ही सेलेक्ट किया। तो ये था इस वीक का पूरा निफ्टी का एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस। अगर आप इसी तरीके से मार्केट के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लिसिटी के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। एक ज़रूरी बात जो मैं बोलना भूल गया आपसे, कि इस वीक 18 मई को सेग एकेडमी के वाराणसी ब्रांच पे हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें हम इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन को बैठ करके फेस टू फेस सीखेंगे कि किस तरीके से सिंपल मेथड का यूज़ करके विदाउट इंडिकेटर और बहुत ज़्यादा कैंडलस्टिक के जाने हम सिंपल तरीके से इंट्राडे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ये वर्कशॉप मेरे साथ सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे इस वर्कशॉप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस नंबर पे मैसेज करके आप इस वर्कशॉप की सारी जानकारी ले सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली मैसेज करो, रजिस्टर करो और हैप्पी ट्रेडिंग।